नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है 4 दिन भाई बहनों को रोटी के टुकड़े खिलाकर लाखों की प्रॉपर्टी हड़प जाएगा तू। सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजते ही अनहोनी की आशंका से मन धड़क गया। मीना की सास बहुत बीमार थी। रात देर वे सब वहीं तो थे, वेंटिलेटर पर थी। पता नहीं कहाँ सांस अटकी थी। विजय अपनी माँ की ऐसी हालत में देखकर दुखी थे। डॉक्टर तो पहले ही कह चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं है। बस विजय लंदन में बसे अपने बड़े भाई के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। माँ तो दोनों भाइयों की है ना, वे अकेले कैसे निर्णय ले सकते हैं कि वेंटिलेटर हटा दिया जाए या नहीं। निशा ने फोन उठाया। पता चला रात 12 बजे भाई साहब पहुँचे थे। सुबह ही सब समाप्त हो गया। 12 बजे के करीब अंतिम संस्कार का समय तय हुआ है। सोम उठिए, विजय भाई साहब की माँ चली गई। निशा ने पति को जगाया। पति पत्नी जल्दी से घर के काम निपटाने लगे। कॉलेज से छुट्टी ले ली दोनों ने। बच्चों को समझा दिया कि चाबी कहाँ रखी होगी। दोनों के पहुंचने तक सब रिश्तेदार आ चुके थे। माँ का शव उनके कमरे में ज़मीन पर पड़ा था। लंदन वाले भाई साहब सोफे पर एक तरफ बैठे थे। सोम को देखा तो क्षण भर को आंखें भर आई। पुरानी दोस्ती है दोनों में, गले लगकर रो पड़े। निशा मीना के पास भीतर चली आई, जहाँ मृतदेह पड़ी थी। दोनों बड़ी बहनें भी एक तरफ बैठी सबको बता रही थी कि अंतिम समय पर कैसे प्राण छूटे। माँ की खुली आंखें और खुला मुंह वैसा ही था जैसे अस्पताल में। अकड़ा शरीर आंखें और मुंह बंद नहीं होने दे रहा था। वेंटिलेटर की वजह से मुंह खुला ही रह गया था। माँ की सुंदर सूरत कितनी दयनीय लग रही थी। सुंदर सूरत जिस पर सदा माँ को भी गर्व रहा, अब इतनी बेबस लग रही थी कि विजय भीतर आए और माँ का चेहरा ढकते हुए रोने लगे। अभी 4 महीने पहले की ही तो बात है, कितना झगड़ा हो गया था माँ बेटे में। सदा सब भाई बहनों की सेवा करने वाले विजय एक कोने में यूं खड़े थे मानो संसार के सबसे बड़े बेईमान वही हों। माँ को लगता था कि उनका बड़ा बेटा जो लंदन में रहता है कहीं खाली हाथ ही न रह जाए और विजय पुश्तैनी घर का मालिक बन जाए। पुश्तैनी घर भी वह जिसे विजय ने कर्ज लेकर फिर से खड़ा किया था। वह घर जो बहनों का मायका है और भाई साहब का भी एक तरह का मायका ही है। लंदन तो ससुराल है जहाँ वे सदा के लिए बस चुके हैं और जीवन भर उन्हें वहीं रहना भी है। तुम्हें क्या लगता है तुम पति पत्नी सब अकेले ही खा जाओगे, भाई को कुछ नहीं दोगे? दोनों बहनों और माँ ने प्रश्न किया था। खा जाएंगे से क्या मतलब? मैंने क्या खा लिया? कर्ज लेकर खंडहर मकान खड़ा किया है, पुश्तैनी ज़मीन को संवारा है जहाँ तुम सबा आकर रहते हो। तनख्वाह का मोटा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। हम दोनों पति पत्नी हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर घर चलता है। इसमें मैंने क्या खा लिया किसी का? ज़मीन की कीमत का पता किया है हमने, 60 लाख रुपए कीमत है ज़मीन की। 30 लाख रुपए तो उसका बनता है ना। आगरा में फ्लैट लेकर दे रहे हैं हम बड़े को, तुम 30 लाख रुपए दो। मैं 30 लाख कहाँ से दूँ? अपने ही घर में रहते रहते मैं बाहर वाला कैसे हो गया कि आपने झट से मेरे घर की कीमत भी तय कर दी। तुझे क्या लगता है 4 दिन भाई बहनों को रोटी के टुकड़े खिला देगा और लाखों की ज़मीन खा जाएगा? माँ के शब्द बाण से विजय का कलेजा छलनी कर गए थे और यही दोनों बहनें भाई साहब के साथ खड़ी उनसे जवाब तलब कर रही थीं। भाई साहब जिन्हें वे सदा पिता की जगह देखते रहे थे, इतनी सी आस तो थी उन्हें कि वे ही माँ को समझाएंगे। क्या मात्र रोटी के टुकड़े डाले हैं उन्होंने सबके सामने? पिता की तरह बहनों का स्वागत किया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है। मीना और विजय ने सबको। गर्मी की छुट्टियों में स्वयं कभी कहीं घूमने फिरने नहीं गए। सदा भाई बहनों को खिलाया पिलाया घुमाया है। बड़े भाई साहब ने तो कभी माँ बाप को नहीं देखा।
क्योंकि वे तो सदा बाहर ही रहे। पिताजी अस्पताल में बीमार थे, तब उनके मरने पर ही 2 लाख रुपए लग गए थे। पिछले साल माँ अस्पताल में थी, 3 लाख रुपए लग गए थे। हर साल उन पर 1 लाख रुपए का बोझ अतिरिक्त पड़ जाता है, जो कभी उनका अपना पारिवारिक खर्च नहीं होता। इन तीनों भाई बहनों ने कभी कोई योगदान नहीं किया। कैसे होता है, किसी ने नहीं पूछा कभी। 30 लाख रुपए हिस्सा बनता है, सबसे आगे होकर माँ ने कह दिया था। तो क्या वह घर का नौकर था जो सदा परिवार सहित सबकी ताबेदारी ही करता रहा? बेशर्मी की सभी हदें पार कर ली थी दोनों बहनों व भाई साहब ने, और माँ का हाथ उन तीनों के ऊपर था। उसी रात पसीने से तरबतर विजय को अस्पताल ले जाना पड़ा था। सोम और निशा ही आए थे मदद को। तनावती तक जा पहुंचा था, जिस वजह से हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था। क्या कसूर था विजय का? क्यों छोटे भाई को ऐसी यातना दे रहे हैं परिवार के लोग? भाई साहब की लंदन जाने की तारीख पास आ रही थी और आगरा में दोनों बहनों ने भाई के लिए जो फ्लैट खरीदने का सोच रखा था वह हाथ से निकला जा रहा था। विजय बीमार हो गए थे। अब पैसों की बात किस तरह शुरू की जाए? माँ ने ही मीना से पूछा था, क्या सोच रहे हो तुम दोनों? पैसे देने की नीयत है कि नहीं? होश में रहकर बात कीजिए माँ जी। जो आदमी दिल का मरीज बनकर अस्पताल में पड़ा है, उससे आप ऐसी बातें कर रही हैं? बहुत देखे हैं मैंने इस जैसे दिल के मरीज, माँ जी ने कहा। अवाक रह गई थी मीना। जिस बेटे के सिर पर बैठकर पूरा परिवार नाच रहा था, उसी के जीने मरने से किसी का कोई लेना देना नहीं। किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे हैं भाई साहब? हिंदुस्तान में फ्लैट लेना ही चाहते थे तो विजय से बात करते, दोनों भाई कोई रास्ता निकालते, बैठकर हिसाब किताब करते। यह क्या तरीका है कि हथेली पर सरसों जमा दी, सोचने और कुछ करने का समय ही नहीं दिया। क्या 3 दिन में सब हो जाएगा? मीना बड़ी नंदों के सामने कभी बोली नहीं थी। उसके सिर पर एक तरह से 3-3 सांसें थी और बड़ी जेठ ससुर समान। जब अपने ही पति के सर पर काल मंडराने लगे, तब जुबान खुल गई थी मीना की। माँ, अगर हिसाब ही करना है तो हर चीज़ का हिसाब कीजिए ना। प्यार और ममता का भी हिसाब कीजिए। जो हम आप लोगों पर खर्च करते हैं उसका भी हिसाब कीजिए। हर साल आपकी इच्छा पूरी करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होता है, उस पर हमारा कितना खर्च हो जाता है, उसका भी हिसाब कीजिए। पिताजी और आपकी बीमारी पर ही लाखों लगते रहे हैं, उसका भी हिसाब कीजिए। ज़मीन की कीमत तो आपने आज 30 लाख रुपए आंकी है। विजय जो बरसों से खर्च कर रहे हैं, उसका क्या हिसाब किताब है? दोनों बहनें बड़े भाई को अपने शहर में फ्लैट लेकर दे रही हैं, इस भाई को काट कर फेंक रही हैं। क्या भाई साहब लंदन से आकर बहनों की आओ भगत किया करेंगे? और माँ, आप अब क्या लंदन में जाकर रहेंगी भाई साहब की मेम पत्नी के साथ, जिसने कभी आकर आपकी सूरत तक नहीं देखी कि उसकी भी कोई सासू माँ है, नंदे हैं, कोई ससुराल है जहाँ उसकी भी जिम्मेदारियाँ हैं। कितनी ज़बान चल रही है तेरी बहू? ज़बान तो सबके पास होती है माँ जी, गूंगा तो कोई नहीं होता। इंसान चुप रहता है तो इसलिए कि उसे अपने और सामने वाले की गरिमा का ख्याल है। अगर आप मेरा घर ही उजाड़ने पर आ गई हैं तो कैसी शर्म और कैसा ज़बान का रोकना। विजय को दिल का दौरा पड़ा है, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। अब जब हिसाब ही करना है तो हमें भी हिसाब करने का समय दीजिए। मीना ने 2 टूक बात समाप्त कर दी थी। गुस्से में माँ और भाई साहब दोनों बहनों के पास आगरा चले गए थे, लेकिन पराया घर कब तक माँ को संभालता। भाई साहब वहीं से वापस लंदन चले गए थे और बीमार माँ को बहनें 4-5 दिन में ही वापस छोड़ गई थीं। 4 महीने बीत गए उस प्रकरण को, वह दिन और आज का दिन। मीना और विजय माँ से लगभग कट ही गए। अच्छा भला हंसता खेलता उनका घर ममत्व से सुन्न हो गया था। बच्चे भी दादी से कटने लगे थे। समय पर रोटी, दवा और कपड़े देने के अलावा अब उनसे कोई बात नहीं होती थी। उनका बुढ़ापा खराब हो गया था, कोई उनसे बात ही नहीं करना चाहता था। क्या ज़रूरत थी माँ को बेटियों की बातों में आने की? अब क्या बुढ़ापा लंदन में जाकर काटेंगी या आगरा जाएंगी?
समय बीता और 5 दिन पहले ही फिर से माँ को अस्पताल ले जाना पड़ा। हालत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में हुआ। विजय माँ की मौत से ज़्यादा इस सत्य से पीड़ित थे कि उनके भाई बहनों ने मिलकर उनकी माँ का बुढ़ापा बर्बाद कर दिया। उनके जीवन के अंतिम 4-5 महीने नितांत अकेले गुजरे। आज मृतदेह के पास बैठकर आत्मग्लानि का अति कठोर एहसास हो रहा है उन्हें। क्यों मीना ने माँ से सवाल जवाब किए थे? क्यों वह चुप नहीं रही थी? फिर सोचते हैं मीना भी क्या करती? पति की सुरक्षा में वह भी न बोलती तो और कौन बोलता? उस पल की ज़रूरत वही थी जो उसने किया था। कहाँ से लाते वे 30 लाख रुपए? कहीं डाका मारने जाते या चोरी करते? रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं जो वे तोड़ लाते? अच्छा भला खुशी खुशी उनका घर चल रहा था, जिसमें विजय मानसिक शांति के साथ जीते थे। हर साल कंधों पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता था, जिसे वे इस एहसास के साथ सह जाते थे कि यह घर उनकी बहनों का मायका है, जहां आकर वे कुछ दिन चैन से बिता जाती हैं। बुजुर्गों की दुआएं और पिता के पैरों की आहट महसूस होती थी उन्हें। उन्होंने कभी भाई साहब से यह हिसाब नहीं किया था कि वे भी कुछ खर्च करें। वे भी तो घर के बेटे ही हैं ना। अधिकार और जिम्मेदारी तो सदा साथ साथ ही चलनी चाहिए ना। कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो अधिकार की मांग भी क्यों? कभी विजय सोचते कि क्यों माँ दोनों बेटियों की बातों में आकर उनके प्रति ऐसा कहती रहीं कि वे दिल के मरीज बनकर अस्पताल पहुँच गए। माँ की देह पर दोनों भाई गले लगकर रो ही नहीं पाए, क्योंकि कानों में तो वही शब्द गूंज रहे थे, क्या तुम दोनों पति पत्नी अकेले ही सब खा जाओगे? बेटा बहू बनकर सबकी सेवा आवभगत करने वाले क्षण भर में मात्र पति पत्नी बनकर रह गए थे। एक दूसरे से पीड़ा साझी न करते करते ही माँ का दाह संस्कार हो गया। 13 दिन पूरे हुए और नाते रिश्तेदारों के लिए प्रीति भोज हुआ। सब विदा हो गए, रह गए सिर्फ भाई साहब और दोनों बहनें। आइए भाई साहब हिसाब करें। विजय ने मेज पर कागज बिछाकर उन्हें आवाज़ दी। बहनें और भाई साहब अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। कैसा हिसाब? भाई साहब के हाथ रुक गए थे, वे बाहर चले आए। विजय के स्वर में अपनत्व की जगह कड़वाहट थी, जिसे उन्होंने पूरी उम्र कभी महसूस नहीं किया था। बचपन से लेकर आज तक विजय ने सदा बच्चों की तरह रो रो कर ही भाई को विदा किया था। सब हंसते थे विजय की ममता पर, जो भाई को पराये देश विदा नहीं करना चाहता था। माँ की देह पर दोनों मिलकर रो नहीं पाए। क्या इससे बड़ा भी कोई हिसाब होता होगा जो वे कर पाते? 30 लाख रुपए का हिसाब। पिछली बार मैं हिसाब नहीं दे पाया था ना, अब पता नहीं आपसे कब मिलना हो। मीना भी पास चली आई थी, यह सोचकर कि शायद पति फिर कोई मुसीबत का सामना करने वाले हैं। बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया था, ताकि बड़ों की बहस पर उन्हें यह शिक्षा न मिले कि बड़े होकर उन्हें भी ऐसा ही करना। पास चले आए भाई साहब। भीगी थी उनकी आंखें, चेहरे पर पीड़ा और ममत्व सब कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ, हिसाब तो करना ही है मुझे, मैं बड़ा हूँ ना, मैं ही हिसाब नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जेब से एक लिफाफा निकाला भाई साहब ने, मीना के हाथ पर रखा। असमंजस में थे दोनों। इसमें 50 लाख रुपए का चेक है, तुम्हारी अंग्रेज जेठानी ने भेजा है। उसी ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। यह हमारा घर हम दोनों की हिस्सेदारी है, तो जिम्मेदारी भी तो आधी आधी बनती है ना। तुम अकेले तो नहीं हो ना जो घर की दहलीज संवारने के लिए जिम्मेदार हो। हमारा घर संवारने में मेरा भी योगदान होना चाहिए। अवाक रह गए विजय। मीना भी स्तब्ध थी। 13 दिन पहले जब एयरपोर्ट पर पैर रखा था, तब एक प्रश्न था मन में। एक घर है यहाँ जो सदा बाहें पसार कर मेरा स्वागत करता है। ऐसा घर जो मेरे बुजुर्गों का घर है, मेरे भाई का घर है। ऐसा घर जहाँ मुझे वह सब मिलता है जिसे मैं करोड़ों खर्च करके भी संसार के किसी कोने में नहीं पा सकता। यहाँ वह है जो अमूल्य है और जिसे मैंने सदा अपना अधिकार समझकर पाया भी है। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मुझे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था। अगर आगरा में घर लेना ही होगा तो किसी और समय ले लूँगा, मगर इस घर और रिश्ते को गंवाकर नहीं ले सकता। तुम दोनों मेरे बच्चे जैसे हो, तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया मैंने,
मानो जमी हुई काई किसी ने एक ही झटके में पोंछ दी। स्नेह और रिश्तों का शीशा जिस पर धूल जम गई थी साफ कर दिया किसी ने। माँ को भी माफ़ कर देना, उन्हें भी एहसास हो गया था अपनी गलती का। वे अपनी भूल मानती थी मगर कभी कह नहीं पाई तुमसे। हम सब तुमसे माफ़ी मांगते हैं मीना, तुम छोटी हो मगर अब माँ की जगह तुम ही हो। बाहें फैलाकर पुकारा भाई साहब ने, हमें माफ़ कर दो बेटा। पल भर में सारा आक्रोश कहीं बह गया। विजय समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो गया। वह गुस्सा, वह नाराज़गी, वह माँ को खो देने की पीड़ा, माँ के खोने का दुख भाई की छाती से लगकर मनाते तो कितना सुख मिलता। बहरहाल जो चित्कार एक माँ की आखिरी सांस पर होनी चाहिए थी वह 13 दिन बाद हुई जब चारों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रोए। उन्होंने क्या खो दिया तब पता चला, जब एक का रोना दूसरे के कंधे पर हुआ। अब पता चला क्या चला गया और क्या पा लिया। जो खो गया उसका जाने का समय था और जो बचा लिया उसे बचा लेने में ही समझदारी थी। शाश्वत सत्य है मौत, जिसे रोक पाना उनके बस में नहीं था और जो बस में है उसे बचा लेना ही लक्ष्य होना चाहिए था। एक हंसता खेलता घर बचाकर विजय आज बहुत खुश थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक टीस रह गई थी कि काश माँ के रहते ही सब कुछ ठीक हो पाता। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो बेटा घर पर रहकर अपने माँ बाप की सेवा करता है उसे लोग अहमियत नहीं देते हैं और कमाने वाले बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अगर घर नहीं संभालता यह बेटा तो घर भी बिखर जाता और माँ बाप की देखभाल भी करने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए जो बेटा अपने घर पर रहकर अपने बुजुर्गों की विरासत को संभालता है उसे भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी कि कमाने वाले बेटे को। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।